हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक प्रीलिम एंशिएंट इंडिया की क्लासेस की शुरुआत की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 2 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 3 है। अपने इस पार्ट 3 में आज हम सिंधु घाटी की सभ्यता या कहें हड़प्पा सभ्यता के बारे में काफ़ी डिटेल से हर एक चीज़ को कवर करेंगे। हम ये देखेंगे कि आखिरकार सिंधु घाटी सभ्यता का ओरिजिन कैसे हुआ, इसके समाज की क्या व्यवस्था थी, इसकी इकोनॉमी कैसी थी, इसकी पॉलिटिकल सिस्टम क्या था और इसका रिलीजन सिस्टम क्या था। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो काफ़ी सारे स्थल थे जो प्राप्त हुए हैं, उन स्थलों के क्या क्या मेन फीचर हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि यूपीएससी आपसे डायरेक्टली उन स्थलों के फीचर के बारे में भी क्वेश्चन पूछती है, और यहाँ तक कि कई बार डायरेक्ट उन स्थलों का नाम देकर ये पूछ लेती है कि निम्न में से कौन सा मौर्य साम्राज्य के समय का नहीं है या किसका संबंध हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं है। जैसे अभी हाल ही के दिनों में यूपीएससी ने सोहगौरा और महास्थान को भी दे दिया और कई सारे हड़प्पा के स्थल को दे दिया और पूछा इनमें से कौन नहीं है। तो वो तो सोहगौरा और महास्थान आप मॉडर्न टाइम पीरियड में पढ़ेंगे, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमें एक बेसिक नॉलेज हो कि सिंधु घाटी की सभ्यता में कौन कौन से प्लेसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और लास्ट में हम ये देखेंगे कि इसका पतन कैसे हुआ। वैसे तो पतन के बारे में तो आपको पता है कि कोई एक कारण तो नहीं था जिस कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें आज हम अपने इस टॉपिक में काफ़ी डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें पसंद आएंगी। ठीक, तो जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले हम एक स्टोरी के रूप में पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता को कवर कराएंगे और फिर उसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि वास्तव में इसके मेन फीचर क्या थे। ठीक है, तो देखिए, मैंने आपको कल के टॉपिक में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ाई थी। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ों का मतलब मैंने आपको ये बताया था कि जब हम एंशिएंट इंडिया को पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसे हम मोटे तौर पे 3 पार्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, 3 पार्ट में फिर मैंने आपको ये बताया था कि इसमें एक काल होता है जिसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल, दूसरा काल जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं आदि ऐतिहासिक, और तीसरा जो काल होता है उसको बोलते हैं ऐतिहासिक काल। ठीक है, हमने प्रागैतिहासिक काल तक की पूरी कहानी कल के पार्ट में या कहें पिछले पार्ट में कवर कर ली थी कि मानव ने पूरा पाषाण काल से लेके नव पाषाण काल तक की अपनी यात्रा को कैसे आगे तक बढ़ाया। ठीक है, अब उसी के बाद की कहानी या कहें नव पाषाण काल से लेके हड़प्पा सभ्यता तक की कहानी को आज हम काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, और जब हम इस चीज़ को कवर कर लेंगे तो हमारा आद्य इतिहास का एक पार्ट कवर हो जाएगा। अर्थात एक तरीके से अगर हम बात करें तो प्रागैतिहासिक हो जाएगा, आद्य इतिहास का हाफ पार्ट हो जाएगा, बाकी का आद्य इतिहास के जो पार्ट हैं वो हमारे अगले 2 पार्ट्स में कवर हो जाएंगे। फिर हम हिस्ट्री में ऐतिहासिक टाइम पीरियड को पढ़ेंगे। ठीक है, नहीं याद है तो मत याद रखिए, जरूरी नहीं कैटेगरी आपको याद हो, बट बेसिक फीचर पता हो कि हाँ हमने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। ठीक, तो जैसा कि आपको पता है कि आदि इतिहास के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता को लाया जाता है, तो आदि इतिहास के बारे में आज हम बेसिक जानकारी लेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया था कि नव पाषाण काल में मानव एक जगह निवास करके रहने लगा था और नव पाषाण काल में वो खेती को काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप प्रदान करने लगा था। मैंने आपको ये भी बताया था कि खेती में कृषि का अधिशेष होना शुरू हो गया। कृषि के अधिशेष का मतलब ये होता है कि फसलों का उत्पादन खाने की अपेक्षा ज़्यादा हो जाना। अब एक बात बताओ, जब फसलों का उत्पादन ज़्यादा होगा खाद्यान्न की अपेक्षा, तो क्या होगा कि या तो उस फसल को आप स्टोर करके रखेंगे या तो आप उस फसल को कहीं पे जाके बेच देंगे, और या फिर आप उस फसल में लगे हुए जितने लोग हैं उनसे कहेंगे कि आप एक काम करो कि कोई और भी काम धंधा शुरू कर लो जिससे हमारी इनकम में डाइवर्सिटी आ जाए। जैसे आज भी आप देखेंगे, आप में से कई सारे लोगों के माता पिता आज भी खेती को प्रायोरिटी देते होंगे। ठीक है, खेत होंगे, खेती करते होंगे, लेकिन वो आपको कभी खेती में नहीं रखते। क्यों नहीं? क्योंकि उनको ये पता है कि हम 2 लोग अगर लग जाएं तो इतना उत्पादन कर सकते हैं कि घर का खर्च चल जाएगा।
तो आपसे उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, आईएएस की तैयारी कर लो या पीसीएस की तैयारी कर लो। ठीक है, मतलब ये है कि अगर एग्रीकल्चर में सरप्लस बचता है तो एग्रीकल्चर में लगे हुए लोग अलग कामों की ओर उन्मुख होते हैं, और यही चीज नवपाषाण काल के टाइम पीरियड में भी देखने को मिली। उस समय वहां पे जो लोग एग्रीकल्चर करते थे वो लोग जब अधिशेष की मात्रा बढ़ने लगी, फसलों का विविधीकरण होने लगा, स्टोरेज होने लगा, तो वो लोग अलग से कुछ क्रियाकलाप करने लगे, और उसी अलग से क्रियाकलाप को हमने शिल्प इंडस्ट्री के रूप में नाम दिया। शिल्प इंडस्ट्री इसलिए कहते थे क्योंकि इसमें काफी सारे बच्चों के खिलौने बनते थे, काफी सारे लकड़ी के कार्य होते थे, खासतौर पे जैसे गाड़ी बनानी है, ठीक है, गाड़ी मतलब जो बैलगाड़ी टाइप की होती थी जिसमें लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने माल को इधर से उधर ले जाते थे। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग आपको बात बताएं कि जिन पहियों में तीलियां लगी हुई मिली थी, तीलियों का मतलब जैसे साइकिल में बीच में तीलियां लगी होती हैं, तो ये माना गया कि वो जो पहिए थे वो एक तरीके से यातायात के आवागमन के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। जैसे किसी भी व्यक्ति को कहीं जाना है या कहीं आना है तो उसके लिए वो इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जिन पहियों में तीलियां नहीं होती थी और वो पूरी तरह से ठोस होते थे, उनसे कहा जाता था कि माल को ढोया जाता होगा। क्यों? क्योंकि अब एक बात बताओ, उस समय तो लोहे की खोज हुई नहीं थी। अगर तीलियों वाला टायर होगा और उसमें आप 100 केजी से ऊपर का अगर गेहूं लोड कर देंगे, चावल लोड कर देंगे, तो पहिया तो टूट ही जाएगा ना, और उस समय इतनी स्ट्रांगनेस तो थी नहीं। तो इसीलिए जिन पहियों में ठोसपन होता था, जैसे बचपन में आप लोगों ने खिलौने देखे होंगे, गाड़ी आती थी बच्चों की, अब तो साइकिल वगैरह आती है, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज को शो करती है। ठीक है, तो इन्होंने इसी प्रकार के व्हील का उपयोग किया। हालांकि नवपाषाण काल में लोगों ने चाक का उपयोग करना शुरू कर दिया था जिसमें बर्तन बनाए जाते थे, तो इसी से प्रेरणा लेते हुए उन्होंने पहिए का भी निर्माण किया। ठीक, अब एक बात बताइए, जब शिल्प में पहिया भी लकड़ी का बनाया जा रहा होगा, खिलौने भी बनाए जा रहे होंगे, तो लोग इसकी डिमांड करेंगे। ठीक है, और ये डिमांड केवल और केवल क्षेत्रीय स्तर की नहीं होगी, ये डिमांड हो सकता है उस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर हो, दूसरे से तीसरे क्षेत्र की ओर हो, और यही धीरे धीरे डिमांड आपके व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होगी। जब आपका व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान में आयात और निर्यात बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिक आपके यहाँ समृद्धि आएगी, और उस समृद्धि से आप अपने यहाँ की सड़कों को पक्का बनवाएंगे, आप अपने यहाँ के मकानों को काफ़ी अच्छा बनवाएंगे, यहाँ तक कि आप अपने यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था भी अच्छी रखेंगे। इसीलिए आप अपने यहाँ पक्की ईंटों की नालियाँ बनवाएंगे, बड़े बड़े स्नानागार बनवाएंगे, बड़े बड़े अन्नागार बनवाएंगे, यहाँ तक कि आप जब ट्रेड करेंगे किसी एक स्थान से लेके दूसरे स्थान तक, तो आप अपने यहाँ के पोर्ट को या कहें बंदरगाह को भी डेवलप करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि उस समय कोई घोड़ा गाड़ी वगैरह इतनी ज़्यादा तो थी नहीं, ज़्यादातर जो व्यापार वाणिज्य होते थे वो नदियों के माध्यम से होते थे, जल के माध्यम से होते थे, तो आपके जितने इम्पोर्टेंट नगर होंगे वो भी नदियों के किनारे ही बसे होंगे। समझ गए? अब जब इतनी सारी चीज़ें होंगी तो ये कहा जाता है कि इसी ने कहीं ना कहीं आगे चल के हड़प्पा सभ्यता को डेवलप करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया होगा, और इसी को माना जाता है कि भारत में हड़प्पा सभ्यता का विकास देसी परंपरा या कहें देसी संस्कृतियों के डेवलपमेंट से हुआ। ठीक है, संस्कृतियां किसको संदर्भित करती हैं? ग्रामीण स्तर को, और सभ्यता मैंने आपको बोला था किसे संदर्भित करती हैं? नगरीय स्तर को। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें आप समझ गए। अब एक बात बताओ, मैंने आपको बोला कि हड़प्पा सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ होगा,
तो डेवलपमेंट किसी टेरिटरी में हुआ होगा, ठीक है, कोई टेरिटरी का एक क्षेत्र रहा होगा जिसके आसपास ये डेवलपमेंट देखने को मिला। उन क्षेत्रों की कोई ना कोई विशेषता रही होगी कि वहां से कुछ इक्विपमेंट्स मिले या वहां का कोई बेसिक फीचर रहा होगा, और साथ ही वो क्षेत्र किसी न किसी नदी के किनारे भी बसे होंगे, ठीक है। एक और बात कि जब आप इन क्षेत्रों को देखेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि वो क्षेत्र पूरे के पूरे वीरान होंगे, वहां पे कोई नहीं रहता होगा, कोई तो रहता होगा। वो वहां जो रहते थे वो कितनी प्रजाति के लोग थे, अर्थात ऑस्ट्रेलियोट थे, मंगोलियाइट थे, निग्रोटो थे या भूमध्य सागरी थे, कितने प्रकार की प्रजाति के लोग थे। आप ये भी देखेंगे कि अगर इतने प्रकार की प्रजाति के लोग रहते थे तो उनका रिलीजियस सिस्टम कैसा था, यानी कि उनका धार्मिक जीवन कैसा था। धार्मिक जीवन में आप देखेंगे कि क्या वो लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, क्या वहां पे मंदिर थे, क्या वो लोग पशुपालन करते थे, क्या वो लोग तंत्र या बलि चढ़ाने की प्रथा को मानते थे, या फिर वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। जब आप ऐसे ही समाज को पढ़ेंगे तो देखेंगे वहां पे महिलाओं की स्थिति क्या थी, पुरुषों की स्थिति क्या थी, वहां की जीविका का साधन क्या था, मनोरंजन के क्या साधन थे, लोग कैसे विलासिता का जीवन जीते थे। कहने का मतलब इतने सारे फीचर आपको मिलते जाएंगे और इसी से पूरी की पूरी एक सभ्यता को हम पढ़ पाते हैं, ठीक है। और जब ये सारी चीजें पीक लेवल पे पहुंच जाती हैं तो मैंने आपको बोला था कि दुनिया में कोई भी चीज जब पीक पे जाती है तो उसका पतन होना निश्चित होता है, क्योंकि हम रिसोर्सेस को जब मिसमैनेज करते हैं, जब हम एनवायरनमेंट को डिग्रेड करते हैं, तब वो सभ्यताएं पतन की ओर चली जाती हैं। जैसे वर्तमान संदर्भ में आप देखिएगा, मानव के द्वारा क्लाइमेट को इतनी तेजी से चेंज किया जा रहा है कि कोविड जैसे कई सारे जो वायरस हैं वो इस समय पनप रहे हैं। आए दिन आप देखेंगे नए नए वायरस आ रहे हैं। इसका मेन रीजन यही है कि हमारा जो क्लाइमेट है वो काफी तेजी से चेंज हो रहा है, ठीक है। अब हो सकता है कि हमारे यहाँ एक तो इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, हमारे यहाँ का मतलब पूरी पृथ्वी में, या साइंस हमारी इतनी इम्प्रूव हो गई है कि हम जल्दी से जल्दी वैक्सीन बना लेते हैं। लेकिन सोचो उस जमाने में इतनी ज्यादा साइंस इंप्रूव नहीं हुई थी, इसीलिए पूरी की पूरी आबादी समाप्त हो जाती थी। और यही चीज आज भी आपको देखने को मिलता है कि पूरी की पूरी हमारे यहाँ आबादी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो क्या करना है, करना ये होता है कि आप किसी भी सभ्यता में अगर काफी समय तक सरवाइव करना चाहते हैं तो जो डेवलपमेंट हो वो सतत हो, यानी कि एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। और यही चीज शायद हड़प्पा सभ्यता में नहीं रही होगी, इसलिए उसका पतन हो गया होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं हुआ ही था, हो गया होगा, ठीक है। तो ऐसे करके हड़प्पा सभ्यता को आप पूरी तरह से कवर कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एक लाइन में बताना चाहूं कि हड़प्पा सभ्यता का जो उद्भव हुआ था वो क्यों हुआ था, तो उसका एक रीजन था कि उनके यहाँ कृषि की अधिशेष की मात्रा में बढ़ोतरी हुई, यानी कि फसलों का उत्पादन तेजी से बढ़ा। फसलों के उत्पादन के बढ़ने से वो कृषि के इतर गतिविधियों में संलग्न हुए, जिसको उन्होंने शिल्प के रूप में संदर्भित किया। और जब शिल्प का विकास हुआ तो आसपास के क्षेत्रों में आंतरिक व्यापार को बढ़ावा मिला। आंतरिक व्यापार के साथ साथ जब लोगों के संसाधन बढ़ने लगे, उनकी स्थितियां मजबूत होने लगी, तो वो फिर बाह्य व्यापार की ओर उन्मुख हुए। और जब बाह्य व्यापार की ओर उन्मुख हुए तो नए नए पोर्ट्स का निर्माण हुआ। उन नए नए पोर्ट्स के निर्माण में समृद्धता आने लगी। लोगों की जब इनकम बढ़ने लगी तो उन्होंने अपनी ग्रामीण संस्कृति को चेंज करते हुए शहरीकरण की ओर बढ़ने लगे। और शहरीकरण की जब ओर बढ़े तो उन्होंने अपना जीवन विलासिता का बनाने की शुरुआत की। विलासिता हमेशा निगेटिव सेंस में मत देखा करिए, विलासिता कई बार पॉजिटिव सेंस में होती है। जैसे छोटा सा एग्जांपल, अभी आप लोग आईएएस नहीं हैं, ठीक है। कल को सपोज कीजिए, मान लो आप लोग आईएएस बन गए, तो आपका जो घर है वो अभी कच्चा है, कल को हो सकता है 4th फ्लोर का बन जाए। आपके आसपास की सड़कें पक्की बन जाएंगी। जैसे अभी आपने देखा होगा करंट में
कि असम में शायद जो ओलंपियन सब की बार गई हुई थी और उन्होंने वहां से पदक जब जीता, वापस घर आने से पहले ही उनके यहाँ की सड़क पक्की बनवाई जा रही थी। सोचो, अगर वो ओलंपिक में पदक न जीतती तब तो उनके पूरे जीवन सड़क वो कच्ची ही बनी रहती, बट वो जीत गई। क्यों? क्योंकि असम में समृद्धता आ गई, कम से कम उनके मोहल्ले में तो समृद्धता आ गई, इसलिए सड़क का निर्माण हो गया। तो वही चीज जब समृद्धता आती है तो सड़कों का निर्माण होता है, यातायात के संसाधनों का विकास होता है, और जब घर में पैसे की उपलब्धता होती है तो लोग फिर विलासिता की चीजें परचेज करते हैं। फिर हो सकता है आपके पास अभी टूटा फूटा फोन होगा, तब आपके पास एप्पल का आईफोन हो सकता है तब आपके पास एप्पल की वॉचेस हो सकता है आपके पास अच्छी सी कार हो, बंगला हो, सारी चीजें हो, ठीक है। बट अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आपकी इनकम उतनी नहीं है, बट हड़प्पा के लोगों की इनकम उतनी हो गई थी, ठीक है। तो इससे उनका विलासिता का जीवन आया। अब विलासिता के जीवन में जब अलग अलग प्रजाति के लोग रहते हैं, जैसे आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कई सारे लोग रहते हैं, इनमें भी कई प्रकार के संप्रदाय रहते हैं, तो इनकी भगवान के प्रति अलग अलग मान्यता होगी। कोई किसी को पूजा करेगा तो कोई किसी की पूजा करेगा, तो वैसा ही वहां पे भी धार्मिक विविधता देखने को मिलेगी। लेकिन एक अंतर बस जो देखने को मिलता है वो ये कि ये लोग जो थे इहलौकिक के साथ साथ परलौकिक पे भी विश्वास करते थे। ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, जब आप आगे पढ़ेंगे अभी हम आपको बताएंगे। अभी तो हम एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं पूरी की पूरी क्लास का, ठीक है, फिर अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो ये लोग इहलौकिक के साथ साथ परलौकिक पे विश्वास करते थे। इहलौकिक का मतलब होता है इस लोक में, जैसे आप देखेंगे ना कि भगवान उसका भला करे, भगवान ये कर दे, भगवान वो कर दे, मतलब भगवान हमको ये दे दे। ये क्यों दे दे? क्योंकि हम इस लोक में अभी रह रहे हैं। और फिर हम ये भी कामना करते हैं कि अगर हम मर जाएं तो भगवान हमको स्वर्ग दे। तो ये कहीं ना कहीं परलोक की धारणा है। इसीलिए आप देखना कि कई बार जो समाधान आपको मिले हैं, जो शव मिले हैं, उनके साथ या तो कुत्ते को दफनाया गया है, या तो खाने पीने की सामग्री को रखा गया है, और या उस कंकाल के साथ में कुछ बेसिक जो उसको पसंद रहे होंगे आभूषण वगैरह, उनको रखा गया। आज भी ऐसा होता है, आपके आसपास जब भी कोई किसी व्यक्ति का देहांत होता है तो ये सारी चीजें रखी जाती हैं रिचुअल्स के रूप में। तो कहीं ना कहीं परलोक को भी वहां दर्शाते हैं। अब इम्पोर्टेंट था कि क्या वहां पे मंदिर मिले हैं, क्या भव्य मंदिर बने थे? तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है। कई प्रकार के जानवर मिलते हैं, खाने की कई प्रकार की सामग्री होती है। सबसे इम्पोर्टेंट एक और चीज जो आप आगे पढ़ेंगे अभी, कि यहाँ के लोग शाकाहारी थे या मांसाहारी थे। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ के लोगों में दोनों प्रकार के फीचर थे, अर्थात ये शाकाहारी भी होते थे और मांसाहारी भी होते थे, ठीक है। धर्म कैसा था इनका? धर्म इनका विविध था। फसलों की अगर बात करें तो फसलें कैसी थी? तो फसलों में भी विविधीकरण थी। पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था? तो वास्तव में पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में अभी हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, तो हम ये कह नहीं सकते कि वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा रहा होगा। हालांकि एविडेंस तो हमारे पास ना तो सोसाइटी का है, ना ही रिलीजन का है, और ना ही हमारे पास इकोनॉमी का है, बट बेसिक चीज़ों को देखकर हम ये अनुमान लगाते हैं कि एग्रीकल्चर के सरप्लस ने सोसाइटी में चेंज लाया होगा, रिलीजन में चेंज लाया होगा, तो हम गेस कर लेते हैं। लेकिन खुद को एक बार आराम से बैठकर सोचिए कि जब वहाँ पे हमें ईंटें एक ही अनुपात की मिल रही हैं, वहाँ पे व्यापार वाणिज्य हमें संपन्न मिल रहा है, वहाँ के लोग हमें समृद्ध मिल रहे हैं, तो ये 100% है कि कोई ना कोई पॉलिटिकल सिस्टम वहाँ पे सरवाइव करता ही होगा। किसी ना किसी एक अथॉरिटी के अंतर्गत वो लोग अपने आप को डेवलप कर रहे होंगे, तभी तो वहां पे कुछ नगर नीचे की ओर मिलते हैं, कुछ नगर ऊपर की ओर मिलते हैं, कुछ बड़े भव्य मिलते हैं, कुछ छोटे मिलते हैं। कहीं पे कुओं का अभाव मिलता है तो कहीं पे कुओं की उपलब्धता मिलती है। कहने का मतलब डाइवर्सिटी थी। तो एक तरीके से आज से आप अनुमान कर सकते हो कि मान लो कहीं पे एंटीला भवन है तो कहीं पे धारावी बस्ती है, तो हम देख के नहीं अनुमान लगा सकते कि धारावी बस्ती में निम्न वर्ग के लोग रहते हैं, एंटीला में अडानी अंबानी जैसे उच्च वर्ग के लोग रहते हैं। तो कहीं ना कहीं समाज की विषमता भी हड़प्पा में रही होगी।
ऐसा करके विद्वान अनुमान लगाते हैं और वास्तव में इन्हीं लाइनों पे यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ लेती है। ठीक है, तो अब एक एक करके हम तथ्यात्मक रूप में सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। इतनी कहानी के पे ही पूरे के पूरा क्वेश्चन और इतनी कहानी पे ही पूरी की पूरी आपकी क्लास है। बाकी का जो डिटेल में है कि सांस्कृतिक विसरण का कॉन्सेप्ट क्या था, या पिग्गट महोदय, अमलानंद घोष का, इनका क्या कॉन्सेप्ट था, ये फिर हिस्ट्री जीएस हो जाती है और भी थोड़ा डेप्थ में जाएंगे तो ऑप्शनल हो जाती है, वो हमें नहीं पढ़ाना, ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके बेसिक फीचर। मैंने आपको बताया क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई, तो इंपॉर्टेंट है किसने की थी, तो इसकी खोज दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने की थी। दयाराम साहनी ने वास्तव में हड़प्पा स्थल की खोज की और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो स्थान की खोज की। अब यहाँ पे एक बात याद रखना, इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, तो वास्तव में हड़प्पा सभ्यता इसको कहने का कारण ये है क्योंकि सबसे पहले जिस स्थल की खोज की गई थी वो हड़प्पा ही था। ठीक है, और उस समय इतने स्थल नहीं खोजे गए थे जितने वर्तमान में इसमें 2800 के आसपास प्लेसेस को डिस्कवर किया जा चुका है। तो ये कहा गया कि एक ऐसा नाम हम पकड़ लें जो काफी इंपॉर्टेंट हो, तो लोगों ने इसको हड़प्पा सभ्यता के रूप में दे दिया। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, तो ये बेसिक दोनों अंतर पता हो, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। बाकी ये तो पता ही है कि पहले लोग इसको क्या कहते थे कि नहीं मौर्य काल से ही पूरी हिस्ट्री शुरू है, लेकिन जब पता चला कि नहीं सिकंदर के आक्रमण से पहले भी एक इतिहास रहा था और इतनी बड़ी संस्कृति या कहें सभ्यता रही थी, तो उसको लेके फिर लोगों ने रिसर्च शुरू की। ठीक है, कई सारे स्थान निकले जिनमें रोपड़, लोथल, कालीबंगा, बनावली, रंगपुर। वास्तव में इन स्थानों से क्या क्या मिला है, यूपीएससी इस पे क्वेश्चन आपसे पूछ सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके क्षेत्र विस्तार को लेके, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार क्या था। तो आपको पता हो कि इसकी उत्तरी सीमा जम्मू कश्मीर के मांडा में थी, इसकी पूर्वी सीमा आलमगीरपुर में थी यानी कि मेरठ दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, और इसकी दक्षिणी सीमा दैमाबाद यानी कि महाराष्ट्र में, और इसकी पश्चिमी सीमा सुत कांगेर यानी कि आज का बलूचिस्तान, या आप कह सकते हो कि आज का जो हमारा चाबहार पोर्ट है उसका थोड़े से पहले। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लोकेशन पता हो कि ये एक तरीके का त्रिभुजाकार रूप में विस्तृत थी। त्रिभुज का मतलब समचतुर्भुज। ठीक है, इससे ज्यादा आपको नहीं याद रखना है। अगला है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कौन सी सभ्यता थी, कांस्य युगीन। अब आप एक बात बताइए, मैंने आपको पहले पढ़ाया था, जब मैंने आपको पढ़ाया था नवपाषाण काल, तो मैंने बोला था नवपाषाण काल के बाद एक छोटा सा काल आता है जिसको हम बोलते हैं ताम्रपाषाण, जिसमें तांबा और पत्थर दोनों का उपयोग किया गया। फिर मैंने बोला कि आगे डेवलपमेंट होने के बाद जब आद्य ऐतिहासिक काल की शुरुआत हुई तो इसमें लोगों ने तांबे के साथ में टिन को मिला दिया, और तांबे के साथ में टिन को मिलाने के बाद जो नई धातु बनकर तैयार हुई उसे हमने कांसा कहा। ठीक है, तो इसीलिए हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज्यादा कांसे का उपयोग किया गया, तो इसीलिए इसको हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता कहने लगे। इसको ताम्रपाषाण नहीं कहते, इसको कांस्य युगीन कहते हैं, अर्थात ताम्रपाषाण का एक अगला चरण। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है आपको पता हो। फिर बात आती है इसका उद्भव भारत के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ। पश्चिमी क्षेत्र का मतलब आज का पाकिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान और इंडिया। ठीक है, इंडिया में भी हाफ, खासतौर पे दिल्ली से आप सीधी रेखा खींचें और नीचे महाराष्ट्र में, और फिर इसके बाद पूरा का पूरा क्षेत्र ऐसे मिला दें। ठीक है, तो इतना बस बेसिक चीजें आपको पता हो। यहाँ पे बेसिक ये मैंने आपको बता ही दिया किस नदी से कहाँ तक है, त्रिभुजाकार रूप में है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। बाकी ये कुछ भी नहीं याद रखना किसने अपनी पुस्तक में प्रकाशित किया किसने नहीं किया। मैंने आपको बता दिया कि राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो स्थान की खोज की थी और दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। ठीक है, अब खोज करने के लिए जिस विधि का उपयोग किया गया उसको रेडियो कार्बन बोलते हैं। रेडियो कार्बन एक तरीके का आप मानिए उपकरण होता है। वास्तव में माना यह जाता है दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब में कार्बन की उपलब्धता होती है। कार्बन को आप एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं जैसे आज आप एक पेपर जलाना, ठीक है, कागज को या अखबार को जलाने के बाद वो जो ब्लैक कलर का होता है ना, एज इट इज वही कार्बन होता है।
इसी तरीके से जब मनुष्य को जलाया जाता है तो मानव में भी कार्बन होता है। तो कार्बन जो ये डेटिंग पद्धति है C14, इसको जब किसी भी अवशेष के साथ में या अवशिष्ट के साथ में ऐड किया जाता है तो बता देता है कि ये अवशेष या अवशिष्ट कितने वर्ष पुराना है। कितने वर्ष का मतलब लाखों वर्षों में ये काउंट करता है। तो वही चीज इसने जब काउंट की तो पता चला कि हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष हैं वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हैं और यही ऑथेंटिक माना जाता है। यानी कि 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है वो हड़प्पा सभ्यता है। अब इसमें भी कई प्रकार के सब पार्ट होते हैं कि 2500 से लेके 2250 तक का प्रारंभिक हड़प्पा, ठीक है, 2250 से लेके 2000 तक का परिपक्व हड़प्पा और 2000 से लेके 1750 तक का उत्तर हड़प्पा। ये आपको इतना नहीं याद रखना है, ठीक है, लेकिन बस पता हो कि कई फेजेस में भी हड़प्पा का डेवलपमेंट हुआ, यानी कि फर्स्ट टाइम में अच्छे दिन नहीं आ गए हड़प्पा के लोगों के, ठीक है। फिर बात आती है सबसे अधिक कंकाल कहाँ से मिले। कंकाल का मतलब मानव के अवशेष मोहनजोदड़ो से, ठीक है। कितने प्रकार के लोग यहाँ रहते थे, 4 प्रकार की प्रजातियां मैंने आपको बताया था, भूमध्य सागरी, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, अल्पाइन एंड मंगोलाइड। मंगोलाइड को आप एक तरीके से आजकल के जो चाइना के लोग हैं वो एक तरीके के मंगोलाइड हैं, या नेपाल के या तिब्बत के, ठीक है। भूमध्य सागर के लोगों को तो आप जानते ही हैं, बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। इंपॉर्टेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना कैसी थी। तो वैसे तो मानने के लिए आप ये कह सकते हो कि हाँ, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, बट हालिया जो रिसर्च हुए, हालिया रिसर्च में अभी उपिंदर सिंह जो कि मनमोहन सिंह जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उनकी जो बेटी हैं, उन्होंने जब अभी हिस्ट्री में रिसर्च की तो उन्होंने बताया कि हड़प्पा में जो सड़कें थी वो वास्तव में समकोण पे नहीं थी, थोड़ी सी तिरछी थी। लेकिन वही है कि अभी इतनी जल्दी माना तो जाएगा नहीं। अगर क्वेश्चन में आए कि सड़कें समकोण पे काटती थी तो आप कहना कि हाँ, सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि सभी नगरों को 2 भागों में बांटा गया था, यानी कि एक में ऊंचे दुर्ग थे किले टाइप के और दूसरे में निम्न वर्ग था जिसमें नीचे के लोग रहते थे। जैसे आपने बाहुबली मूवी देखी होगी तो SS राजामौली सर ने उसमें कुछ ऐसा ही भव्य बनाया था, ठीक है, कि एक ऊंचा वर्ग किला था और बाकी नीचे लोग रहते थे। आमतौर पे यहाँ सामान्य नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर और श्रमिक, ठीक है, व्यापारी समझ गए, नागरिक समझ गए, शिल्पकार भी समझ गए। सड़कों के किनारे की नालियां ऊपर से ढकी होती थी, मतलब मैंने आपको पहले बताया कि स्वच्छ भारत अभियान वास्तव में सबसे पहला प्रमाण हमें हड़प्पा में मिलता है। जैसे यूपीएससी ने एक बार अभी क्वेश्चन मेंस में पूछा था कि सिंधु घाटी की सभ्यता ने किस तरीके से वर्तमान नगरीकरण को प्रभावित किया, और आप में से जो लोग भी मौलिक थिंकिंग करते हैं वो चाहते तो उसमें स्मार्ट सिटी का ऑप्शन डाल सकते थे, स्वच्छ भारत अभियान का डाल सकते थे, ठीक है, स्टेट डेवलपमेंट को लेकर डाल सकते थे कि किस तरीके से आत्मनिर्भर का कॉन्सेप्ट आया। हो सकता है कि वहां पे भी कोई पॉलिटिकल सिस्टम ना रहा हो, हड़प्पा के लोग भी एक तरीके के आत्मनिर्भर रहे हों, है ना, जैसे वर्तमान प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं, तो ये भी हो सकता है। मतलब ये नया कॉन्सेप्ट आप एग्जामिन कर सकते हैं। अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे कि क्या हड़प्पा के लोग आत्मनिर्भर थे, तो बिल्कुल थे, सेल्फ सफिशिएंट रहे होंगे, ठीक है। बाकी आपको नहीं याद रखना है, घरों का गंदा पानी इन्हीं नालियों में जाता था, ठीक है, वेस्ट का। बाकी आपको नहीं याद रखना है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा की नगर योजना लगभग एक समान थी, ठीक है। कालीबंगा राजस्थान का क्षेत्र है। कालीबंगा व रंगपुर को छोड़कर सभी में पकी ईंटों का प्रयोग हुआ, अर्थात कालीबंगा जो स्थल था यहाँ पे जितने भी नगर मिले या जितने भी मकान मिले या रंगपुर में जितने भी मकान मिले, यहाँ पे कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ। लेकिन हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में यहाँ पे पकी ईंटों का प्रयोग हुआ। इस लाइन का ये मतलब है, ठीक। अब आपको ऑप्शन में दे दे कि हड़प्पा में केवल कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। कहने का मतलब ये थिंकिंग आपको खुद से करनी है, ठीक। फिर है, आमतौर पे घर में एक आंगन होता था, रसोई घर होता था, स्नानागार होता था, यहाँ तक कि कई घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। कुओं का अवशेष इसलिए थे क्योंकि जल की दिक्कत वहाँ पे ज़्यादा थी, नदियों के किनारे रहते थे, तो पेय योग्य पानी के लिए कुओं का इस्तेमाल किया जाता था। और ख़ास बात यह है
कि ये वाटर को काफ़ी अच्छे से मैनेज करते थे, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण आप धौलावीरा में आपको मिलेगा। धौलावीरा का एक वीडियो है, मैं आपको शेयर करूंगा। मैंने लास्ट टाइम पे जब यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किया गया था तो धौलावीरा का एक वीडियो भेजा था, ठीक है, 3D में है, मैं भेजूंगा आपको, ठीक है। बड़े बड़े भवन हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की विशेषता थी। हड़प्पा कालीन नगरों के चारों ओर प्राचीर बनाकर किलेबंदी की गई। जैसे आज भी आप देखेंगे लोगों का प्लॉट होता है ना, तो उसको चारों ओर से दीवार से ढक देते हैं, तो वो एक तरीके की प्राचीर है ताकि चोर लुटेरे व पशु लूटने वाले लोगों से बचा रहे। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार सिंधु सभ्यता का अद्भुत निर्माण है, जबकि अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। अर्थात मोहनजोदड़ो में जो विशाल स्नानागार मिला है, यानी कि जिसमें लोग आपस में सभी लोग मिलके किसी फेस्टिवल्स में स्नान करते थे, जैसे कि आजकल का आप कुंभ मान सकते हो, ठीक है, तो एज इट इज वैसा ही था। घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क पर ना खुल के गलियों में खुलती थी, लेकिन लोथल में मुख्य सड़क की ओर ही खुलती थी। देखो, इसका एक रीजन ये भी था कि अगर दरवाजे और खिड़कियां सोचो सड़क की ओर खुलेंगे तो बच्चे सड़क पे घूमेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, तो यातायात बाधित होगा, ठीक है। एक और चीज कि अगर सड़क की ओर खुलेंगी तो सड़क की जो धूल मिट्टी है, शोर है, वो घरों के अंदर जाएगा। तो ये भी एक तरीके का बहुत ही बड़ा मैनेजमेंट था कि शोर से बचने के लिए, पोल्यूशन से बचने के लिए और यहाँ तक कि एक्सीडेंट बस से बचने के लिए लोग अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजे अपोजिट साइड रखते थे सड़क के, ठीक है। जो ईंटें प्राप्त हुई उनका अनुपात 4:2:1 था, मतलब 4 लंबाई, ये ऊंचाई और मोटाई, ठीक है। इससे ज्यादा आपको नहीं याद रखना है। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, और ये भी देखेंगे कि उन स्थल्स के क्या बेसिक इंपॉर्टेंट फीचर थे। जैसा कि हड़प्पा, नाम से ही समझ में आ रहा, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों का सर्वप्रथम खोजा गया स्थान था, ठीक है। किस नदी के किनारे था? रावी नदी के। अब रावी नदी वास्तव में हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहीं पे आपको पता है कि 1929 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ठीक है। रावी नदी पे ही आगे चल के आप पढ़ेंगे दासराग युद्ध हुआ था, और रावी नदी के किनारे ही हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है। यानी कि हड़प्पा जो स्थान है वो यहाँ पे है। तो ये इतना आपको पता होना चाहिए कि रावी नदी क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इंक बदल लें, फिर हम आगे आपको बताते हैं। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। अब बात आती है हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। आपको नहीं याद रखना है, लेकिन बेसिक बस पता हो, ठीक है। फिर आता है नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर एक दुर्ग का निर्माण किया गया, मतलब किले का। इससे ज्यादा आपको नहीं याद रखना है। अर्थात हड़प्पा में 2 चीजें याद रखनी है। पहला, ये रावी नदी के किनारे है। दूसरा, इसकी खोज किसने की थी, अभी आपको मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। फिर बात आती है मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो के बारे में क्या है कि इसको मृतकों का टीला कहते हैं। इसकी खोज किसने की? राखलदास बनर्जी ने। राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी और दयाराम साहिनी ने हड़प्पा की खोज की थी, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। फिर है कि मोहनजोदड़ो की व्यवस्था कैसी रही होगी, अनुमान था, वो आपको नहीं याद रखना है। इंपॉर्टेंट है वृहद स्नानागार और सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल था, ठीक है, जिसमें जलाशय मतलब एक तरीके का बना हुआ था और इसमें पक्की ईंटों का उपयोग किया गया था। तांबे तथा टिन को मिलाकर हड़प्पावासी कांसे का निर्माण करते थे। मैंने आपको अभी बता दिया। मोहनजोदड़ो से कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति पाई गई है। वास्तव में ये नर्तकी की मूर्ति जिस पोज में खड़ी है, मतलब जैसे आजकल के आप लोग फैशन वाले जो शो आते हैं ना, कैटवॉक जिसको बोलते हैं, तो एज इट इज वैसी ही खड़ी है। और बिना वस्त्र के होने के बावजूद इसमें सुंदरता, भव्यता, और इस मूर्ति को अगर ध्यान से देखेंगे तो उसमें जो कॉन्फिडेंस है वुमेन का, वो इस बात को प्रमाणित करता है कि हड़प्पा में महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी रही होगी। आप में से जो भी बच्चे नेशनल म्यूजियम दिल्ली के जाएंगे, वहां पे ये मूर्ति मिलेगी आपको, और काफी अच्छे ढंग से रखी है। और गौर से आप देखें, 5 से 10 मिनट स्पेंड करके एक हिस्टोरियन की तरफ से, क्योंकि मुझे रिसर्च करनी थी हिस्ट्री में, सो मैंने उसको काफी बेसिक ढंग से उसको देखा, तो मुझे पता चला कि हाँ सच में इतना कॉन्फिडेंस है उस वुमेन में, ठीक है। तो वही चीज थी। इसी से लोग अनुमान लगाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो समाज रहा होगा वो मात्र सत्तात्मक। अब ऐसे आप सोच सकते हो, आजकल का जो मानव समाज है आप उसमें देखिएगा, स्त्रियां घर में बिल्कुल छिप के रहती हैं, ठीक है,
लेकिन उस समय अगर कोई स्त्री कॉन्फिडेंस लेवल पे गहने आभूषण पहन के कहीं जा रही है तो ये लेवल सिद्ध करता है कि महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी रही होगी। ठीक है। द्रवी मोम विधि से बनी थी। द्रवी मोम विधि का मतलब होता है आजकल की जो मूर्तियां जिनको हम बोलते हैं सांचे में ढाल के मूर्तियां बनाना। उस समय क्या होता था कि एक फ्रेम बना लिया जाता था, उसकी में मोम डाल दी जाती थी, फिर ऊपर से उस पर धातु को ढक दिया जाता था, एज इट इज ऐसे बनाया जाता था। वो आपको नहीं याद रखना है। अगला है स्थल चन्हू-दड़ो। देखो चन्हू-दड़ो के बारे में याद रखना है आपको, तो याद रखो मन का चलो। ठीक है। मन का उद्योग चन्हू-दड़ो में भी था और लोथल में भी था। ठीक है। तो चन्हू-दड़ो क्यों फेमस था? क्योंकि मन का उद्योग यहाँ पे था। ठीक है। कहाँ पे है? पाकिस्तान में। एकमात्र पूरा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली, अर्थात बाकी जगह पे आपको जो ईंटें मिली हैं वो आयताकार में मिली हैं, बट चन्हू-दड़ो में जो ईंटें मिली हैं वो वक्राकार में। तो बेसिक फीचर बताऊं, क्या कोई दुर्ग था? तो किसी भी दुर्ग का कोई अस्तित्व नहीं मिलता है। खास बात है कि औद्योगिक केंद्र था जहां मणियां बनाने, मोहर बनाने, भार माप के जो बर्तन थे, बांट थे, उनको बनाने का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है। अब आपको याद रखना कि चन्हू-दड़ो क्यों फेमस था, क्योंकि ये एक मन का उद्योग का प्रमुख केंद्र था। अगला है लोथल, इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये भोगवा नदी के किनारे, दूसरी बात गुजरात में है। ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि एक बंदरगाही नगर था जो पश्चिमी एशिया के साथ ट्रेड को इंपोर्ट करता था, एक्सपोर्ट करता था। लोथल को दो नगरों में न बांटकर एक ही रक्षा प्राचीर से ढका गया, इससे ज्यादा आपको नहीं याद रखना है। ठीक है। अगला है राखीगढ़ी, जो कि वर्तमान में हरियाणा के हिसार जिले में है। खास बात है यहाँ से एक अन्नागार मिला है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। अगला है कालीबंगा। कालीबंगा वास्तव में राजस्थान में घग्गर नदी के बाएं तट पे है और कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि यहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। जुते हुए खेत का मतलब जैसे आप लोगों के यहाँ खेती वगैरह होती होगी तो एक बार जैसे ट्रैक्टर से या हल से जुताई कर ली गई तो वो जो शेप बना होता है उस शेप के प्रमाण मिले, और जब उस शेप के प्रमाण यहाँ से मिले तो लोगों ने समझा कि अच्छा हड़प्पा में हल का उपयोग किया जाता था। अब खास बात है कि इनका जो हल होता था वो लोहे का नहीं होता था, कांसे का होता था या फिर लकड़ी का होता था। ठीक है। लकड़ी का एक प्रमाण मिला है, कांसे का नहीं मिला है अभी तक। यहाँ के भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों द्वारा हुआ था। यहाँ से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। अलंकृत का मतलब उन ईंटों में डिजाइन थे, फूल पत्तियां बनी थी। जैसे आजकल लोग अपने घर में टाइल्स वगैरह लगवाते हैं ना, तो एज इट इज कालीबंगा के लोगों ने भी टाइल्स लगवाए होंगे। ठीक। और वैसे भी राजस्थान पत्थरों की खनन। ठीक है। कालीबंगा में शवों के अंत्येष्टि संस्कार यानी कि मरने के बाद जो संस्कार होते थे वो कई प्रकार के थे कि एक तो पूरी तरह से समाधि मिट्टी खोद के दफना दिया जाता था, कुछ को कुछ छोड़ दिया जाता था, कुछ को जला दिया जाता था। ठीक है। तीनों प्रकार के थे। अर्थात मतलब इससे एक बात तो प्रमाणित होती है कि वहां पे भी कई प्रकार की सोसाइटी थी। जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि हिंदू धर्म में रिवाज है कि जला दिया जाए, इस्लाम में रिवाज है कि दफना दिया जाए। ठीक है। पारसियों में रिवाज कि खुला उसको छोड़ दो, चील कौवे उसको खा जाएं। तो वही चीज यहाँ पे भी थी। बनावली की बात करें, ये भी हरियाणा में पाई गई। ठीक है। हरियाणा में पाया गया स्थल है, पाई गई कह रहा हूँ। ठीक है। यहाँ जल निकास प्रणाली का अभाव था, मतलब यहाँ पे जो अपशिष्ट जल था उसको निकलने की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं थी। यहाँ से मिट्टी का बना हल प्राप्त हुआ है और यहाँ से अधिक मात्रा में जौ मिला है। भारत में वास्तव में गेहूं, जौ और चावल ये प्रमुख फसलें रही हैं। ठीक है। जौ की रोटी। धौलावीरा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? करंट में मैंने आपको पढ़ाया, वैसे यूनेस्को हेरिटेज में शामिल है। ठीक है। तो करंट की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है और हिस्ट्री की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ बस बेसिक देखेंगे, बाकी करंट में मैंने आपको पीआईबी के पूरे आर्टिकल को कवर कराया है। ठीक है। तो क्या है? गुजरात में है। ठीक है। जल संरक्षण की तकनीकी काफी ज्यादा यहाँ पे इंप्रूवमेंट थी। यहाँ पे बड़े बड़े तालाब बनाए गए थे, तो वो आप वहां पे ही देखना। 3 भागों में नगर विभाजित था, दुर्ग भाग, मध्यम नगर और निचला नगर। यानी कि एकमात्र ऐसा नगर था जो 3 भागों में डिवाइड था, बाकी सबके सब 2 भागों में डिवाइड थे। धौलावीरा से हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम अर्थात खेल का मैदान मिला है, यानी कि लोग विलासिता का जीवन जीते थे, पक्का खेल खेलते होंगे, कोई क्रिकेट वगैरह। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है कुछ वही फैक्ट।
मतलब एक लिस्ट के रूप में। तो आप देख लेना कि हड़प्पा से क्या क्या मिला है। इक्का गाड़ी मिली, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ उर्वरता की देवी का प्रतीक मिला, गेहूं जौ के दाने मिले, अन्नागार मिला। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, अन्नागार हड़प्पा का इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है, और स्नानागार मोहनजोदड़ो का है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें याद रखना, ये लिस्ट देख लेना, कई बार इन्हीं से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। मात देवी की मूर्ति मिली, कांसे की नर्तकी मिली, ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। चन्हू से क्या मिला, अलंकृत हाथी, वक्राकार ईंटें, कंघा, लिपस्टिक, 4 पहियों वाली गाड़ी, ये सारी चीजें, मतलब एक तरीके का ऐसी ये लिस्ट है जैसे घर वगैरह चलाना हो। कालीबंगा, आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएं, जुते हुए खेत, सिलबट्टा जो हम लोग घर में मसाला पीसने का काम आता है। इसीलिए सोचो ना कि भारतीय संस्कृति कितने वर्ष पुरानी है, यानी कि जो 2500 वर्ष पूर्व सिलबट्टे का उपयोग किया जाता था वो आधुनिक संदर्भ में वर्तमान में घरों में उपयोग किया जाता है, ठीक है। कांच व मिट्टी की चूड़ियां मिली हैं। अब सोचो चूड़ियां अगर मिल रही हैं तो यानी कि उनको कांच के गलाने की तकनीकी पता थी, अर्थात साइंस डे कितना इंप्रूव था, ठीक है। सूती कपड़े की छाप मिली है, यानी कि हमारे यहाँ कपास सर्वप्रथम वहीं से हुआ। एक यहाँ पे तथ्य बताऊं, कंफ्यूज बस मत होना, भारत में कपास का सबसे पहला प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से मिला, लेकिन कई सारे लोग मानते हैं मोहनजोदड़ो से मिला है, जबकि ये वर्तमान संदर्भ में जब आप रणवीर चक्रवर्ती की बुक को पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बचनी है यहाँ से। माणिक्य एवं मिट्टी के मन के, बेलनाकार मोहरे, मिट्टी के खिलौने, प्रतीकात्मक समाधियाँ, अर्थात आप यही मानेंगे कि हाँ मोहनजोदड़ो से ही मिला है। आज के अपडेट को अभी इतनी जल्दी अपडेट नहीं किया जाएगा। लोथल के बारे में, बंदरगाह था, धान एवं चावल के साथ मिले, फारस की मोहरें मिली, 3 युगल समाधियाँ, युगल का मतलब 6 लोगों को अलग अलग करके दफनाया गया 2-2 के जोड़े में, ठीक है। धान की भूसी, मन का उद्योग के साथ, तांबे का कुत्ता, अब कुत्ता सोचो मिला है तो मतलब पालतू पशु रहा होगा, ठीक है। सुरकोटदा, घोड़े की अस्थियां, ये एक विवादित है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है बट यूपीएससी ने कहा है कि हम घोड़े को नहीं मानेंगे अभी भी। अच्छा, घोड़े को वो लोग ज्यादा दावा ठोकते हैं जो भारतीय राष्ट्रवाद के बारे में कहें हिंदुत्ववादी हैं। क्यों? क्योंकि वो अगर ये प्रमाणित कर दिए कि घोड़े के अवशेष थे तो इससे ये प्रमाणित हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का डेवलपमेंट आर्यों ने किया था, ठीक है। तो ये इसलिए भी विवाद का प्रश्न बनता है क्योंकि अभी प्रमाण मिले नहीं है। बनावली से हल्की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने मिले हैं, तांबे का वाणाग्र यानी कि वाण मिले हैं, ठीक है। बाकी आपको नहीं याद रखना है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, दयाराम साहनी ने खोज की थी। मोहनजोदड़ो सिंधु के किनारे राखलदास बनर्जी ने किया था। चन्हूदड़ो को सिंधु नदी के किनारे, कालीबंगा, खग्गर, ये अब इनके नाम नहीं याद रखने हैं, बस ऊपर में 2 ही के नाम याद रखने हैं। कोटदीजी सिंधु नदी, रंगपुर भादर नदी के किनारे, ठीक है। रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब मॉडर्न इंडिया आप पढ़ते हैं राजा रणधीर सिंह को तो वहाँ पे रोपड़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोथल भोगवा नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन, सुतकांगेडोर दास्क नदी, ठीक है, जो कि सिंधु की ट्रिब्यूटरी है। बनावली सरस्वती नदी और धौलावीरा पता ही नहीं है नदी का, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है। अब आता है हड़प्पा का पठन सामग्री या कहें हड़प्पा की लिपि के बारे में। वास्तव में हड़प्पा की लिपि को अभी तक एक तो पढ़ा ही नहीं जा सका, दूसरी चीज हड़प्पा की जो लिपि है वो चित्रात्मक है। चित्रात्मक का मतलब कोई ऐसे साइन बना है और उसमें कुछ ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है। इस चित्रात्मक को बोलते हैं पिक्टोग्राफी, अर्थात एक तरीके जैसे आप ये लोगो देख रहे हो, ठीक, तो आपने श्री लोगो देखा तो इससे बहुत कुछ आप अनुमान लगा लेते हैं, तो यही लिपि वहां पे भी थी, ठीक है। मूल 64 चिन्ह हैं जो सेल खड़ी की आयताकार मोहरों और तांबों की गुटकाओं में मिलते हैं। इसकी लिपि पिक्टोग्राफ है अर्थात चित्रात्मक, जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अब याद रखो, यानी कि हड़प्पा में ब्राह्मी लिपि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ब्राह्मी तो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी, ये दाईं से बाईं ओर, अर्थात एक तरीके की खरोष्टी लिपि थी। अगर आपको ये भी मिल जाए कि हड़प्पा की लिखावट कहीं ना कहीं खरोष्टी लिपि से प्रभावित थी तो आप मान सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। अब बात आती है सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, समाज की पहली इकाई परिवार रही होगी, मातृ देवी की पूजा होती थी तो महिलाओं की स्थिति अच्छी रही होगी। मोहरों पर कई प्रकार के चित्रों का अंकन मिलता है, ठीक है, जिससे पता चलता है कि मातृ सत्तात्मक समाज रहा होगा। जैसे एक
एक मुहर मिली है जिसमें माता के गर्भ से एक वृक्ष को दिखाया गया है, तो ये कहीं ना कहीं माता देवी को शो करता है। कांसे की मूर्ति मैंने आपको बताया मोहनजोदड़ो से मिली है, तो ये भी मातृसत्तात्मक को शो करता है। और वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक का क्या डिफरेंस है। कई बार आप समाज में रहते हैं तो आप ये सुनते होंगे ना कि उसकी सोच जो है वो पितृवादी है, या कहें कि वो पैट्रियोटिटी को शो करते हैं। ठीक, मातृवादी सोच जो है उसका क्या मतलब, देखो इसका बेसिक सा मतलब ये होता है कि घर में या परिवार में डिसीजन लेने वाली अथॉरिटी कौन है। जैसे आपको कोई किसी प्रकार के कपड़े पहनने हैं, तो अगर आपके घर में डिसीजन आपकी माता लेती हैं कि हाँ ये कपड़े पहनने, तो यानी कि आपके घर में मातृसत्तात्मक व्यवस्था है। और अगर आपके पिताजी डिसीजन लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपके घर में पितृसत्ता की या कहें पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। और जब पिता लेते हैं तो लोग ये मान लेते हैं कि वो काफ़ी रूड डिसीजन होगा, या कहें काफ़ी जटिल। क्यों? क्योंकि वहाँ पे समाज के बंधन काम करते हैं कि अगर मेरी बेटी ऐसे कपड़े पहनेगी तो समाज ये कहेगा, तो वो कहीं ना कहीं एक जटिलता को शो करते हैं। और ये भी है क्योंकि एंशियंट टाइम पीरियड से लेके वर्तमान तक आज भी पुरुष अपनी एक धौंस में रहते हैं, ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं शो करता है कि पितृसत्तावादी सोच कितनी जटिल होती है। ठीक है, आज भी आप देखेंगे आए दिन क्राइम में 99% पुरुषों के द्वारा ही क्राइम किए जाते हैं महिलाओं के साथ, तो ये भी पितृसत्ता का निगेटिव इम्पैक्ट दर्शाता है। ठीक है, समाज में विद्वान थे, योद्धा थे, व्यापारी थे, श्रमिक वर्ग थे। ठीक है, हड़प्पावासी साज सज्जा पे विशेष ध्यान देते थे, मतलब काफी फैशन में रहते थे, रफ एंड टफ जिसको बोलते हैं। ठीक है, खास तौर पे स्त्री व जो पुरुष थे वो दोनों आभूषण धारण करते थे। अब सोचो, स्त्री और पुरुष जब आभूषण धारण करते थे तो आज की भी भारतीय महिलाओं को देखेंगे तो विवाह के बाद वो भी आभूषण धारण करती हैं, यानी कि वहां से आज तक ये प्रथा चली आ रही। ठीक, यहाँ से प्रसाधन मंजूषा मिली है। प्रसाधन मंजूषा का मतलब एक तरीके का छोटा सा ब्यूटी पार्लर या कहें मेकअप बॉक्स। ठीक है, चन्हू दड़ों से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। सोचो उस समय चन्हू दड़ों के लोगों ने, हड़प्पा के लोगों ने लिपस्टिक बना ली थी, और आज लोरियल वगैरह भी अपनी लिपस्टिक बना रहे हैं। तो सोचो डेवलपमेंट कितना ज़्यादा हुआ। सिंधु सभ्यता के लोग सूती व ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे, अर्थात उनको टेम्परेचर का ज्ञान था कि सर्दी आ रही है तो हमें ऊनी वस्त्र पहनने हैं, गर्मी है तो हमें सूती वस्त्र पहनने हैं, अर्थात इतनी उनके अंदर परिपक्वता आ चुकी थी। जैसे कि आज भी आप देखेंगे ना, जब सर्दी आती तो हम लोग सर्दीले कपड़े पहनते हैं, ऊनी, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि पुर्तगाली भारत में ऊन लेके आए, तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ऊन तो हमारे यहाँ पहले से था। पुर्तगाली भारत में कपास लेके आए, तो कपास तो पहले से था, तभी तो सूती वस्त्र बने। इस सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, मैंने आपको पहले ही बता दिया। मनोरंजन के लिए चौपड़ और पासा, चौपड़ का मतलब एक तरीके से आप चेस मान सकते हो, जो चेस शतरंज खेलते हैं, और पासा को आप एक तरीके से लूडो मान सकते हो। ठीक है, अंत्येष्टि में पूर्ण समाधिकरण सर्वाधिक प्रचलित था, अर्थात कहने का मतलब ये है कि हड़प्पा के लोगों में जब किसी का देहांत हो जाता था तो उनको पूरी तरह से दफनाया जाता था। पारसी समुदाय की तरह आधा दफना के छोड़ नहीं दिया जाता था। ठीक है, जबकि आंशिक और इसका दाह संस्कार का भी चलन था। यहाँ के लोग गणित जानेंगे तभी तो 4:2:1 में ईंट बनाएंगे, तभी तो उनका ट्रेड डेवलप होगा। मैथमेटिक्स अगर नहीं होगी तो कहाँ से फिर होगा। और वैसे भी हम लोग हमेशा पढ़ते हैं ना, जब जीरो दिया मेरे भारत ने। धातु निर्माण, मापतौल प्रणाली, ग्रह नक्षत्र, मौसम विज्ञान, इन सब की जानकारी थी। अब देखो ये कैसे जाना गया, इतनी सारी विशेषताएं थी। गणित को तो जान लिया क्योंकि 4:2:1 में ईंटें मिली। धातु निर्माण को जान लिया क्योंकि मूर्तियां मिली। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, तांबे में टिन को मिलाया। माप तौल को कैसे जाना, क्योंकि छोटे छोटे बांट मिले। ग्रह नक्षत्र को कैसे जाना, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग इनके फेस्टिवल होते थे। अब फेस्टिवल को कैसे, क्योंकि मातृ देवी की मूर्ति मिली है, लिंग की पूजा होती थी, योनि की पूजा होती थी, तो ये कहीं ना कहीं ग्रह नक्षत्र के आधार पे। और यहाँ तक जिन लोगों को दफनाया जाता था उनके साथ में कुछ सामग्री रखी जाती थी, तो ये भी कहीं ना कहीं शो करता है कि हाँ ये लोग पक्का
परलोक पे भरोसा करते होंगे कि इतने ग्रह रहे होंगे, ठीक है। मौसम के बारे में कैसे पता चला? क्योंकि इनको गर्मी सर्दी का एहसास था। और एक और चीज, ये जो अपनी फसलें उपज कराते थे तो उसमें आपको रबी की भी फसलें मिलेंगी और खरीफ की भी फसलें मिलेंगी। यानी कि इनको ये पता था कि रबी की फसलों की बुआई कब करनी है, खरीफ की फसलों की बुआई कब करनी है, कब बारिश होगी कब बारिश नहीं होगी। अर्थात इनको मौसम का जानकारी थी। यानी कि इनका मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट था वो काफी स्ट्रांग था, ठीक है। यहाँ के लोग युद्ध प्रिय कम थे, शांत प्रिय ज्यादा थे। अब ये कैसे प्रमाणित हुआ? ये इस बात से प्रमाणित हुआ क्योंकि सेना के साक्ष्य के कोई उपकरण ही नहीं मिले, हथियार काफी कम मिले, जो भी औजार वहां से मिले वो ज्यादातर औजार गृह कार्यों में उपयोग होते थे, व्यापार वाणिज्य में उपयोग होते थे, समाज में होते थे। तो इसलिए माना गया कि यहाँ के लोग युद्ध प्रिय कम थे, शांत प्रिय ज्यादा थे। श्रमिकों की स्थिति का आकलन करके व्हीलर महोदय ने बताया कि दास प्रथा वहां पे रही होगी। देखो, दास प्रथा शुरू से लेके आज तक, आज हमारे यहाँ जो मॉडर्न स्लेवरी इसको बोलते हैं कि आधुनिक दास प्रथा है, बाकी कई जगह पे दास प्रथा बंधुआ मजदूरी के रूप में होती है। जैसे ईंट भट्ठों में जो लोग काम करते हैं वो एज इट इज एक बंधुआ मजदूरी होती है, ठीक। नेताओं के साथ में जो चार चाटुकार आगे पीछे लगे रहते हैं वो एक तरीके की मॉडर्न स्लेवरी है। मतलब दिखती तो नहीं है, ना ही किसी नेता ने कहा होगा कि हाँ आप हमारे साथ रहो, बट लोग रहते हैं, तो वो भी एक तरीके की दास प्रथा ही है, ठीक है। बाकी आपको नहीं याद रखना है। बात आती इनका राजनीतिक जीवन कैसा था। देखो, राजनीतिक जीवन आप हड़प्पा में तो नहीं ही पढ़ेंगे, लेकिन आगे जब पढ़ेंगे तो राजनीतिक जीवन के बारे में आपको 5R की थ्योरी याद रखनी है। 5R की थ्योरी का मतलब ये होता है राजा, ठीक है, राज्य, राजस्व, राजत्व और यहाँ पे राज्य अधिकारी। जब भी आप पढ़ेंगे राजनीति कहीं की भी या कहीं का भी, जब हम आपको आगे पढ़ाएंगे धर्म के बारे में तो उसका एक सिनॉप्सिस देंगे कि राज्य राजनीति को जब पढ़ें तो 5 पॉइंट बताओ कि राजा की स्थिति कैसी थी, रेवेन्यू का साधन क्या था, यानी कि एग्रीकल्चर से आता था, ट्रेड से आता था, या और भी कोई विकल्प रहा होगा। और अगर रेवेन्यू था तो कितना था, क्या इतना था कि वो राज्य अधिकारी रख पाते थे, और राज्य अधिकारी अगर रख पाते थे तो उनका राज्य कितना बड़ा था, और राज्य अगर उनका बड़ा था, राजा स्ट्रांग था, तो यानी कि उनका राजत्व कैसा रहा होगा। ये चीज वास्तव में विशेष तौर पे तब आपको और अच्छी लगेगी जब आप मौर्यन टाइम पीरियड पढ़ेंगे, क्योंकि मौर्यन टाइम पीरियड में आप देखेंगे कि अशोक हो या चंद्रगुप्त हो, इनका जो राज्य था काफी स्ट्रांग था और इनका जो रेवेन्यू सिस्टम था वो भी काफी स्ट्रांग था। इसीलिए राजा की जो भूमिका थी या कहें राजा का जो राजत्व था वो काफी स्ट्रांग बना। इसीलिए अशोक को देवानाम प्रियदर्शी के रूप में कहा गया, चंद्रगुप्त को चक्रवर्ती सम्राट के रूप में कहा गया। तो ये बेसिक चीजें हैं। इसीलिए आप अशोक का एडमिनिस्ट्रेशन भी देखेंगे काफी बड़ा, काफी सारे प्रशासनिक ऑफिसर आज के IAS ऑफिसर्स की तरह, ठीक है। तो ये चीजें तब वहां पे और अच्छी लगेंगी। लेकिन हड़प्पा में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। एक तरीके से आप कह सकते हो कि हड़प्पा में आत्मनिर्भर या कहीं कम्युनिटी बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन रहा होगा, जैसे वर्तमान में भारत सरकार इस चीज को प्रमोट कर रही है, ठीक है। हड़प्पाइयों के राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। वाणिज्य व्यापार से तो ये लगता है कि व्यापारी वर्ग की भूमिका रही होगी, मतलब अंबानी और अडानी जैसे लोगों की। हंटर के अनुसार, हंटर एक हिस्टोरियन है, उन्होंने कहा है कि मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक ना होकर जनतंत्रात्मक था। अब अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल अगर पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, GS के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तब वहां पे इसको प्रमाणित करना पड़ेगा। व्हीलर के अनुसार सिंधु सभ्यता के लोगों का शासन मध्यवर्गीय जनतंत्रात्मक शासन था और उसमें धर्म की महत्ता थी। कहने का मतलब कुछ प्रमाण उठा लिए, धर्म के हिसाब से बता दिया। तो ऑप्शनल के ये दोनों क्वेश्चन हैं, वहां बताएंगे, ठीक है। प्री में इतना नहीं पढ़ना है। इकोनॉमी की अगर बात करें तो सिंधु सभ्यता की इकोनॉमी काफी उन्नत थी। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर काफी ज्यादा था, एग्रीकल्चर से ट्रेड बढ़ा। अब वही बात यहाँ पे कि एग्रीकल्चर का सरप्लस बढ़ा, जिससे विभिन्न दस्तकारियों यानी कि शिल्प में उन्नति हुई, ठीक है। और इससे आंतरिक व विदेशी, मतलब वही बातें जो मैंने आपको बताई। कहाँ तक व्यापार होता था? तो मिस्र, मेसोपोटामिया एंड मिडिल ईस्ट। कहने का मतलब इनका व्यापार काफी बड़े लेवल पे था, ठीक है।
कई सारे पोर्ट थे जिसमें लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा, प्रभास पाटन। साधारण सी बात है, अगर व्यापार होगा तो दो मार्ग होंगे, या तो स्थल मार्ग होगा या तो जल मार्ग होगा। उस समय तक राइट ब्रदर्स नाम के व्यक्ति तो थे नहीं, ठीक है, हो सकता है पुष्पक विमान रहा हो, तो ये चीजें थी, ठीक है। तो अब जल है तो लोथल वगैरह पोर्ट मिलेंगे। हड़प्पा सभ्यता में माप की दशमलव प्रणाली तथा माप तौल की इकाई 16 के गुणक में होती थी। 16 के गुणक का मतलब कि हर चीज को 16 के अनुपात में गिनना। जैसे आपको पता हो कि पुराने जमाने में, आज भी कई जगह पे आप देखेंगे गांवों में पसेरी एक वर्ड चलता है, ठीक है, पसेरी। वो ये नहीं बोलेंगे 5 kg, वो ये बोलेंगे पसेरी। पसेरी का मतलब 5 kg, ठीक है। यहाँ तक कि एक वर्ड और आप सुनेंगे, मन, इतने मन गेहूं, ठीक है। मन का मतलब होता है 40 kg के आसपास, ठीक है। तो ये चीजें क्या शो करती थी, ये चीजें कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता को ही शो करती थी कि 16 के अनुपात में गुणा करना, ठीक है। इस सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, राई वास्तव में वही है जो आप लोग ढोकले के ऊपर देखते हैं, मटर, तिल, सरसों, कपास आदि की खेती करते थे, अर्थात उनकी फसलों में विविधीकरण था, ठीक है। अब आपसे अगर देखो कई प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे आप अभी चलो लास्ट में बताते हैं, ठीक है, अभी इतना देख लेते हैं, लास्ट में बताते हैं क्वेश्चन और कैसे आएंगे। इनके लोगों को दिया जाता है, यूनानियों ने इसे सिंडन कहा, मतलब कपास को ये लोग सिंडन कहते थे, अर्थात कपास की खोज सबसे पहले कहाँ हुई, सिंधु घाटी सभ्यता में। क्या इसे पुर्तगाली लेकर आए, तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये लोग तरबूज, खरबूजे, नारियल, अनार, नींबू, केला जैसे फलों से भी परिचित थे। अब सोचो, तरबूज और खरबूजा हमारे यहाँ किस खेती के अंतर्गत आता है, हमारे यहाँ इसको जायद फसलों के रूप में लिया जाता है। 3 प्रकार की फसलों की प्रजातियां हैं ना, तो जायद अर्थात इनके पास फसलों का विविधीकरण था। यहाँ की का प्रमुख खाद्यान्न गेहूं और जौ था। आजकल तो जौ नहीं खाते हैं लोग, गेहूं ही खाते हैं। कृषि कार्य हेतु प्रस्तर, पत्थर का उपयोग होता था और कांसे के औजारों का प्रयोग किया जाता था। इस सभ्यता में फावड़ा या फाल नहीं मिला। फाल का मतलब होता है नुकीला नीचे से जो भाग होता है, उसको बोलते हैं। संभवतः लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे, ठीक है। सैंधव नगरों में कृषि पदार्थों की आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों से होती थी। जैसे आज भी आप देखेंगे गांव में अगर उत्पादन नहीं होगा तो शहर वाले भूखे मर जाएंगे, फिर वो पिज्जा, बर्गर, जोमेटो से खाना थोड़ा ना मंगा पाएंगे। कृषि उन्नत के साथ पशुपालन का भी डेवलपमेंट हुआ था। साधारण सी बात है, जब एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा तो पशुपालन का तो होगा ही, क्योंकि उस समय ट्रैक्टर वगैरह तो थे नहीं, तो खेती करने के लिए पशुओं का उपयोग किया जाता था, जिसमें खासतौर पे कुबड़ वाले बैल प्रमुख थे। कुबड़ वाले बैल का मतलब होता है कि वो बैल एक तो काम काफी समय तक कर सकता है, दूसरी खास बात होती थी कि उसके ऊपर हल को फंसाया जा सकता था, ठीक है। भेड़, बकरी, हाथी, भैंस, गाय, गधे, सुअर, कुत्ते ये सब भी पाए गए। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे कहीं पे ये नहीं लिखा है कि घोड़े भी पाए गए। यूपीएससी ने यही क्वेश्चन पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े एवं रथों से बने हलों को रथों से बने गाड़ियों को हाँकते थे, तो गलत हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। अब कुछ लोग इस पे डिबेट करते हैं ना कि बैल पाए गए थे लेकिन गाय नहीं थी। गाय से ही तो बैल आएगा, है ना। गुजरात के निवासी हाथी पालते थे, बाकी आपको नहीं याद रखना है। धार्मिक जीवन की बात करें, मैंने आपको बताया कि धार्मिक जीवन में ये लोग इहलौकिक के साथ साथ परलौकिक थे, यानी कि इस यहाँ के जीवन की समृद्धता भी चाहते थे और परलोक में भी जीवन चाहते थे। जैसे कुछ प्रकार के लोग होंगे जो कहते हैं कि यहाँ जो धरती में हम आए हैं इसी जीवन को काफी अच्छे से स्पेंड कर लें, जो होगा बाद में देखा जाएगा। यानी कि कुछ लोग उधार लेके घी पीते हैं, जिसको चारवाहक ने भौतिकवादी सिद्धांत कहा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचकर अपना जीवन जीते हैं कि हम रहें या ना रहें, लेकिन मरने के बाद हमको स्वर्ग की प्राप्ति हो, उसको बोलते हैं परलौकिक। तो वही चीज हड़प्पा के लोगों में भी थी। वो लोग ईश्वर की पूजा मानव के रूप में, वृक्ष के रूप में और पशु के रूप में, तीनों रूपों में करते थे। आज भी आप देखेंगे हमारे यहाँ मानव के रूप में पूजा की जाती है, जैसे विष्णु के अवतार के रूप में 10 अवतार, राम की कोई पूजा करता है, कोई कृष्ण की करता है, तो मानव ही रूप तो है। वृक्ष के रूप में आप देखेंगे कई प्रकार की पूजा होती है, जैसे तुलसी की पूजा होती है, वट वृक्ष की पूजा होती है, ठीक है। पशुओं के रूप में अगर हम देखें तो कभी गौ माता की पूजा होती है, ठीक है, कभी लोग बलि देते हैं बकरियों की, तो ये सारी चीजें हैं। इसमें लोग भूत प्रेत, तंत्र मंत्र
ताबीज, आज भी आप में से कई सारे बच्चे ताबीज पहने होंगे, जादू टोने में विश्वास करते होंगे कि हाँ ये जादू होता है, तो वही सारी चीज़ें उनमें भी थी। बलि प्रथा के भी प्रमाण मिलते हैं। ये लोग मातृ देवी और रुद्र देवता यानी कि पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ वास्तव में नेपाल वाले नहीं लेकिन रुद्र देवता थे माना जाता है। लिंग, योनि आदि की पूजा करते हैं। इसके अलावा सैंधववासी वृक्ष, पशु, सांप, पक्षी इनकी भी पूजा करते थे। आज भी आप लोग देखेंगे नाग पंचमी के समय सभी नागों को दूध पिलाया जाता है, ठीक है। कालीबंगा से प्राप्त अग्निकुंड के साक्ष्य से पता चलता है वो लोग यज्ञ भी करते होंगे। अग्नि तथा स्वास्तिक आदि चिन्हों का उपयोग किया जाता था। स्वास्तिक का मतलब वही जो हिटलर ने उपयोग किया था। पुनर्जन्म में विश्वास करते थे और मृत्यु के बाद दाह संस्कार के 3 तरीके प्रचलित थे। इससे ज्यादा आपको नहीं याद रखना है। धार्मिक दृष्टिकोण मैंने आपको बता ही दिया। एक मृण मूर्ति के गर्भ से एक पौधा मिला है तो इससे पता चलता कि उर्वरता की देवी। जैसे आप लोग देखेंगे ना, जब भी विष्णु के आप उस अवतार को क्या नाम बोलते हैं, दिमाग से के स्लिप कर गया, विष्णु का जब आप 10 अवतार देखेंगे और उसके अलावा विष्णु का शयन अनंत साई मुद्रा जिसको बोलते हैं, ठीक है, विष्णु की अनंत साई जो मुद्रा है, लेटे हुए हैं विष्णु और माता लक्ष्मी पैर दबा रही हैं, तो उसी में आप देखिएगा कि विष्णु की नाभि से एक वृक्ष की टहनी निकली है जो कि आगे जाके कमल का पुष्प बनती जिसमें ब्रह्मा जी विराजे हैं। एज इट इज वही चीज हड़प्पा सभ्यता की एक मृण मूर्ति, एक जो मृण मूर्ति मिली है उसमें भी दिखाया गया है। तो आप सोच सकते हो कि भागवत संप्रदाय कितना प्रेरित रहा होगा हड़प्पा से, ठीक है। सिंधु सभ्यता के पतन के उदाहरण कई सारे हैं, कारण बहुत सारे रहे होंगे, हम कोई एक कारण का जवाब नहीं दे सकते। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं बाहवा आर्यों का आक्रमण रहा होगा, कुछ ने कहा बाढ़ आ गई होगी, कुछ ने कहा जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, कुछ ने कहा भूतात्विक यानी कि प्लेटें इधर से उधर हो गई होंगी, प्रशासनिक शिथिलता आ गई होगी, कोई प्राकृतिक आपदा, कोविड-19 मान सकते हो, मलेरिया मान सकते हो, आदि आ गई होंगी, ठीक है। तो ये इतनी बेसिक चीजें हमने यहाँ पे कवर कर ली। लास्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता ने हमें दिया क्या, तो दशमलव पद्धति दी, मापतौल की प्रणाली दिया, नगर नियोजन दिया, सड़कें व नालियों की व्यवस्था दी, बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करने का प्रोविजंस दिया, मातृ देवी यानी कि माता की पूजा, प्रकृति पूजा यानी कि नेचर की पूजा, शिव पूजा, ठीक है, लिंग योनि पूजा, योग। अब सोच लो कि योग का प्रचलन हमारे यहाँ हड़प्पा में था, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की वर्तमान संस्कृति में क्या देन है, तो योग को लिखिए। इसलिए भी योग को लिखिए क्योंकि भारत सरकार ने इसको इंटरनेशनल बना दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यूनेस्को में शामिल है, ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जल का धार्मिक क्या महत्व है, स्वास्तिक चक्र आदि कई सारी चीजें, मतलब फसली वगैरह ये सारी चीजें मिली, ठीक है। तो इतनी बेसिक चीजें हमने यहाँ पे कवर कर ली और पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता को कवर किया। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा तो वो लाइनें आप लिख लीजिए क्योंकि उन लाइनों पे ही क्वेश्चन आएगा। ये तो साधारण चीजें क्योंकि वो लाइनें थिंकिंग बेस्ड की हैं। जैसे मान लो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे इसकी कृषि को लेके, ठीक है, तो कृषि के बारे में सिनॉप्सिस में आप ये लिख लीजिए कि इसकी कृषि जो थी वो विविधीकृत थी यानी कि कई प्रकार की फसलें थी, अधिशेष इसमें ज़्यादा होता था, ठीक है, ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। दूसरी कि यहाँ पे रबी की, खरीफ की और जायद की फसलें थीं। तीसरा, यहाँ के लोग मांसाहारी और शाकाहारी जीवन जीते थे। चौथा, फलों का उत्पादन मिलता। अब इसी को बोलते हैं सिनॉप्सिस। अब सब कुछ नहीं याद रखना है, इतना मोटा मोटा याद रखना है, ठीक है। तो इकोनॉमी पता चल गया कृषि के बारे में। व्यापार वाणिज्य के बारे में अगर बात करें तो स्थल मार्ग का उपयोग होता होगा, जल मार्ग का उपयोग होता होगा और साथ ही कई सारे हमें पोर्ट्स मिले, ठीक है। पोर्ट्स में इंपॉर्टेंट है कौन सा, लोथल, ठीक है, आपका रंगपुर भी ले सकते हैं, कई सारे मतलब पोर्ट आ जाते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि लोथल और चन्हूदड़ो क्यों फेमस है, मन का उद्योग के लिए, ठीक, कई प्रकार की मुद्राएं मिली। फिर बात आती है समाज के बारे में। समाज के बारे में इंपॉर्टेंट है कि समाज मात्र सत्तात्मक रहा होगा, महिला की स्थिति अच्छी थी, ठीक है, विभिन्न प्रजातियां रहती थी समाज में, ठीक है। दूसरी बात, समाज में यही लौकिकता के साथ साथ परलौकिकता का भी कॉन्सेप्ट था, बहुदेववाद का प्रचलन था, लोग विलासिता का जीवन जीते थे, ठीक है।
ये इतनी बातें हो गई, यानी समाज पढ़ लिया, इकोनॉमी पढ़ लिया, पॉलिटिकल सिस्टम कोई विशेष था नहीं, तो इसलिए हमें उसे पढ़ना नहीं है। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग केवल शाकाहारी थे, तो गलत। हड़प्पा सभ्यता के लोगों में फसलों का विविधीकरण नहीं था, तो गलत। हड़प्पा सभ्यता के लोग इहलौकिक को ही मानते थे, तो भी गलत। क्यों? क्योंकि इहलौकिक और परलौकिक को मानते थे। ठीक है, अब इसी पे बस आपको थिंकिंग करना है, इसको बार बार पढ़ना है, इसी से संबंधित जो भी बेसिक क्वेश्चन आएंगे आप उसे कवर कर लेंगे। अगर थिंकिंग नहीं किए तो फिर बेकार है पूरी क्लास। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई, इसके सारे आर्टिकल्स आपको समझ में आए, सारे कॉन्सेप्ट उम्मीद है आपको क्लियर होंगे बेसिक से। तो अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा यानी कि पार्ट 4, अपने उस पार्ट 4 में हम वैदिक संस्कृत को कवर करने का प्रयत्न करेंगे। यानी कि हमने अभी जो आद्य इतिहास के हमने अभी आपको क्या किया, आद्य इतिहास, एक मिनट रुको, हमने आपको अभी तक प्रागैतिहासिक काल पूरा पढ़ा दिया। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो दो चीजें थी, जिसमें एक हड़प्पा था आपका और दूसरा आपकी वैदिक थी, तो उसमें हड़प्पा पढ़ा दिया। अब कल के पार्ट में हम आपको, या नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 4 में वैदिक के बारे में पूरा पढ़ा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक कवर हो जाएगा। ठीक, फिर हम अपनी कहानी की शुरुआत करेंगे ऐतिहासिक से, अर्थात इसमें ये पढ़ेंगे कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ, बौद्ध जैन आंदोलन क्या थे, महाजनपदों की स्थिति कैसी थी, और फिर ये भी देखेंगे कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन की बागडोर संभाली, और उसमें भी हमें सबसे ज़्यादा पढ़ना है वास्तव में प्रशासन। ठीक है, तो उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसके नोट्स बना लेना, इसकी PDF टेलीग्राम से प्राप्त कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।